Hello and welcome back to UPSC Akhada. Friends, today we will discuss about the new criminal laws which are in force from 1st July 2024. दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट ने इन्हें पास किया, बट ये 1 जुलाई 2024 से एनफोर्स हुए। आज के वीडियो में स्पेसिफिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या प्रोविजन, क्या चेंजेस हमारे लिए काम के हैं रेलेवेंट फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जामिनेशन प्री एंड मेंस। हम देखने वाले हैं सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, then what was the need for reforms and the recommendation of various committees, what is the overall difference between old and new laws, भारतीय न्याय संहिता which replaced इंडियन पिनल कोड, इसके नए प्रोविजन क्या हैं, उनका एनालिसिस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता which replaced सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके नए प्रोविजन और एनालिसिस क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट को, उसके प्रोविजन और उनके एनालिसिस, क्या बेसिस है जिनके ऊपर इनमें से जो ये 3 लॉज हैं इसके कुछ प्रोविजंस का क्रिटिसिज्म हो रहा है, व्हाट आर द एप्रीहेंशन इन द माइंड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द सोसाइटी, हाउ इट इज अ चैलेंज फॉर लॉयर्स एंड जजेस, and what is being done on the ground towards the implementation, and then we will see the way forward and the conclusion. So let us start with the background of criminal justice system. So what is crime? If you see the definition given by the father of criminology, Rafael Garofalo, he said that crime is an immoral and harmful act that is regarded as criminal by public opinion because it is an injury to the moral sense possessed by a community, and to correct that injury we need a system, and that system is क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक सेट ऑफ लॉ है एंड नो लॉ अफेक्ट्स द डे टू डे कंडक्ट ऑफ ए सोसाइटी लाइक क्रिमिनल लॉज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए। इट इज इनडिस्पेंसेबल फ्रॉम फॉर एनी सोसाइटी, राइट फ्रॉम वैदिक पीरियड टू मॉडर्न इंडिया। हर पीरियड के अंदर आप देखेंगे, वैदिक पीरियड, एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल, मॉडर्न, जो सल्तनत और मुगल टाइम थे, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि एक देयर वॉज एन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन प्लेस। But for today's class, we will start with the system which was introduced by the Britishers. और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट लॉ है। पहला है इंडियन पिनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इट वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस इन 1898 बाय द ब्रिटिशर्स, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इन तीनों लॉज को अभी चेंज किया गया और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह स्टेटेड इन द पार्लियामेंट, इन द लोकसभा, दैट ये जो पुराने लॉज थे इनके अंदर एक कॉलोनियल माइंडसेट था, इनकी लैंग्वेज कॉलोनियल थी, हमें एक इंडियननेस चाहिए। दीज आर द लॉज, दीज न्यू लॉज आर मेड बाय इंडियंस फॉर इंडियंस एंड इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो हम देखेंगे कि कितनी इंडियननेस इनके अंदर आई है, अभी एनालिसिस करेंगे तब। द कोडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया वॉज डन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, और 21st सेंचुरी के अंदर मोर और लेस ये सेम ही रहे। 163 ईयर्स हो चुके हैं इन लॉज को, तो इनमें एक चेंज की रिक्वायरमेंट थी। और वन स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज, यू कैन से कि एक एज भी इसका एक फीचर था कि जिसकी वजह से इसके अंदर ये चेंज लाने की जरूरत पड़ी कि बहुत पुराने लॉज हो चुके थे। द फेमस आईपीसी इंडियन पिनल कोड इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड इन 1860। ये यहां से शुरू होते हैं आपके फैक्ट्स जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, और फर्स्ट लॉ कमीशन का प्रोविजन किसमें था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 याद करो, यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसके अंदर 1834 के अंदर एक कमीशन बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकुले, और इन्होंने हमारा इंडियन पिनल कोड ड्राफ्ट किया 1860। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज द मेन लेजिस्लेशन ऑन द प्रोसीजर। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, आईपीसी वॉज ए सब्सटेंटिव लॉ एंड सीआरपीसी इज ए प्रोसीजरल लॉ। इनमें डिफरेंस ये है कि सब्सटेंटिव लॉ के अंदर आपको ये बताया जाता है कि आपने अगर ये क्राइम किया तो आपको इतनी सज़ा मिलेगी, बट प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से समन होगा, किस तरह से ट्रायल चलेगी, किस मजिस्ट्रेट को क्या पावर होंगी, तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये सीआरपीसी के अंदर बताया गया था।
Administration of substantive criminal laws in India. It was enacted in 1973 and came into force in 1st April 1974. Initially it was enacted in 1898 by Britishers, then इसको अमेंड किया गया 1973 के अंदर। तो इस तरह से हमारी 3 लॉज थे जिन्हें अभी अमेंड किया गया है। नाउ लेट अस सी द नीड फॉर रिफॉर्म्स, कि क्या ज़रूरत है, ऐसी ज़रूरत लगी ऐसी कि जिसकी वजह से रिफॉर्म्स की बात लगभग एक डिकेड से चल रही थी। उससे भी पहले से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स की बात वेरियस प्लेटफॉर्म्स ने, वेरियस कमिटीज़ ने, सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत लोगों ने कहा। तो उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है? तो ये जो रीज़न है ये आपको एकदम डिट्टो याद कर लेने हैं, बिकॉज दीज आर द जनरल रीजन्स जो आप, अगर आप ये कहें कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं इसे, पुलिस रिफॉर्म की बात करें तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं इसे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म की बात करें तो वहाँ तो लिख ही पाएंगे इसे। So the Indian criminal justice system faces several issues that affect its efficiency and fairness. सबसे पहला जो इशू है वो है ओवरबर्डन जुडिशरी। ये आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, पढ़ा होगा, ओवरबर्डन जुडिशरी। अगर आप देखें कि हमारे यहाँ कितने पेंडिंग केसेस हैं तो वो लगभग 5 करोड़ के आसपास है, 5 करोड़। 4.5 करोड़ हमारे जो केसेस पेंडिंग हैं वो हैं लोअर जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसके अंदर। 60 लाख केसेस हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है और लगभग 80,000 केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। ये डेटा बताया है बाय द ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल इन एन आंसर इन लोकसभा। इंडियन जुडिशरी इज हेविली ओवरबर्डन with massive backlog of cases leading to significant delays in delivering justice. Cases often takes years if not decades to be resolved. और क्रिमिनल केसेस का अगर आप देखें तो उसका 30 से 40 साल लग जाते हैं उसे रिजोल्व होने में, क्रिमिनल केसेस में। तो अभी भी जो पेंडिंग केसेस हैं इनको अगर इसी पेस पे भी सोल्व करें तो 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा। इस चीज़ का बहुत बार बहुत सारी कमिटीज़ में, बहुत सारे लॉ कमीशन ने मुद्दा उठाया, बताया कि इसके लिए भी हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके जो तीनों लॉज है उसके अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है। अंडर रेटेड पुलिस फोर्स, अंडरस्टाफ्ड पुलिस फोर्स, सॉरी अंडर रेटेड नहीं, अंडरस्टाफ्ड पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स की अगर बात करें तो ये भी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होम अफेयर्स ने लोकसभा में स्टेटमेंट देके बताया कि हमारे यहाँ जो पब्लिक पुलिस रेशो है, पब्लिक पुलिस रेशो वो है लगभग 152.80 पर लाख पर्सन। दिस इज लेस देन द सैंक्शन स्ट्रेंथ। और सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? 196.23 पुलिस पर्सनल पर लाख पीपल्स। तो ये भी अंडरस्टाफ्ड है। इसके अंदर अगर आप स्टेट वाइज देखें तो नागालैंड के अंदर सबसे ज़्यादा ये जो पुलिस पब्लिक रेशो है वो ठीक है। उत्तर प्रदेश और कुछ और बिहार ऐसे स्टेट्स हैं इनके अंदर ये रेशो बहुत ही कम है। तो यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। करप्शन, एज ऑलवेज करप्शन इज़ ए परवेसिव इशू इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। चाहे आप जुडिशरी की बात करें, चाहे आप पुलिस की बात करें, ये एक कॉमन मैन से भी आप पूछ सकते हैं कि यहाँ करप्शन कितना है, अफेक्टिंग वेरियस स्टेजेस फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू प्रोसिक्यूशन टू एजुडिकेशन। दिस अंडरमाइंस पब्लिक ट्रस्ट एंड लीड्स टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो ये बातें आप बिल्कुल लिख के रट लें, याद कर लें, ये बिल्कुल जनरल है और ये जब भी आपके पास रिफॉर्म्स से कुछ रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद बात करें लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अभी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है नया, उसके अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, फोरेंसिक को इंट्रोड्यूस किया गया है, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, हियरिंग हो सकती है, ट्रायल हो सकता है। तो ये सब बातें इंट्रोड्यूस की गई हैं इसके अंदर और ये एक इशू था बहुत बड़ा, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया ऑफन लैक्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। अभी मुझे याद आ रहा है एक न्यूज़ में मैंने देखा था कि एक फोरेंसिक जांच के लिए किसी सैंपल को भेजा गया था, एक केस था, कोई क्रिमिनल केस, और न्यूज़पेपर में आया था वो। तो उसमें बताया गया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तब स्टार्ट करेगी जब फोरेंसिक लैब से इसकी रिपोर्ट आएगी, और फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आने में लगभग 8 से 9 महीने लगे। 8 से 9 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, विटनेस के बयान बदल गए, विटनेस को प्रेशराइज कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि फोरेंसिक में जाने के बाद आपके पास लगभग 6 से 7 महीने आपके केस को और डिले होगा ही, और दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।
कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास ऐसे ट्रेंड पर्सनल्स नहीं है फॉरेंसिक के लिए। तो ये एक ध्यान दिया गया है इसके अंदर, और इसके लिए हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में, लोकसभा में कहा कि इसके लिए एक बजट एलोकेशन होगा स्पेसिफिकली इन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि हमने इंट्रोड्यूस किया है नए लॉज के अंदर, उसे ग्राउंड पे लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया जाएगा, बजट एलोकेशन होगा। अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस मैनेजमेंट एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स। प्रिजन ओवर क्राउडिंग, अंडर ट्रायल का इशू आपने सुना होगा, और मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ प्रिजनर्स इन इंडिया एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आर अंडर ट्रायल, और हमारी जेल्स की ऑक्यूपेंसी अभी है 131%, मतलब जहां 100 प्रिजनर्स होने चाहिए वहां 131 हैं। 75% आर अंडर ट्रायल, मतलब उनका अभी ट्रायल चल रहा है, उनका कन्विक्शन नहीं हुआ है। इंडियन प्रिजन्स आर नोटोरियसली ओवरक्राउडेड with many inmates being under trial prisoners who have not been convicted. This create inhumane living condition and exaggerate the cycle of criminal behavior. तो ये एक सिचुएशन है जिसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। अगर स्पीडी ट्रायल होगा तो ये लोग अंदर नहीं रहेंगे। अंडर ट्रायल के जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 21 में भी हमने देखे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिजनर्स के अंडर ट्रायल्स के राइट्स हैं। अगर ये ज़्यादा दिन जेल में रहते हैं, इवन इफ दे आर नॉट कन्विक्टेड, तो यहाँ ह्यूमन राइट वोलेशन का भी इशू आता है। इनएफिशिएंसी इन प्रोसिक्यूशन, द प्रोसिक्यूशन प्रोसेस इन इंडिया इज ऑफन इनएफिशिएंट with prosecutors facing heavy case loads and lack adequate resource and training. This impacts the quality of prosecution and chances of securing conviction. तो ये कुछ issues हैं हमारे criminal justice system के अंदर। और देखें delays in forensic analysis, जो मैंने बताया आपको, forensic analysis के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसकी वजह से सारा जो आपका investigation जो ट्रेल है वो halt हो जाता है। There are significant delays in forensic analysis due to shortage of forensic lab and experts. Lack of victim support. अभी जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 लॉज थे, दे आर बेस्ड ऑन हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? हार्म प्रिंसिपल सेज दैट क्राइम इज इमोरल एंड आवर सिस्टम was not a victim oriented approach. It considered crime as an individual failure. It does not address causes which push people to commit crimes. तो जो विक्टिम है वो कहीं खोया हुआ था हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। लोकस स्टैंडाई प्रूव करने के लिए 20-20 साल लग जाते थे। तो ये जो नए लॉज हैं इन्हें विक्टिम ओरिएंटेड बनाने की पूरी कोशिश की गई है। The criminal justice system often overlooks the rights and needs of victim. There are inadequate support and rehabilitation for the victims of crime, which adds their trauma and human right violation. आपने सुना होगा custodial deaths, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। Cases of human right violation including custodial torture, extrajudicial killing are reported. These practices undermine the rule of law and principle of justice. तो ये कुछ बातें हैं जो आपको अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स की नीड है, क्या ऐसे इश्यूज हैं जिनको चेंज करना चाहिए, जिनको अमेंड करना चाहिए। और इन्हीं इश्यूज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने अलग अलग कमिटीज़ बनाई। वो कमिटीज़ भी आप याद रखें। उन कमिटीज़ में इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं मलीमत कमेटी 2003 के अंदर इन्होंने रिपोर्ट दी अपनी, माधव मेनन कमेटी 2007 के अंदर, रणबीर सिंह कमेटी 2023 जो अभी हमारे लॉज बने हैं नए, वो इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर बने हैं, रणबीर सिंह कमेटी। इन सभी कमिटीज़ की रिकमेंडेशन को अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल वो सब बातें हैं जो हमने अभी नीड फॉर रिफॉर्म्स के अंदर की। इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, इन्होंने कहा कि विक्टिम ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, इन्होंने कहा कि प्यूनिटिव जो जस्टिस सिस्टम है उसके बजाय हमें रेस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम विच इज़ फोकस्ड ऑन रिहेबिलिटेशन एंड विक्टिम सेंट्रिक, इस तरह से हमें बनाना चाहिए। हमें फॉरेंसिक पे ध्यान देना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, पुलिस को ट्रेन करना चाहिए। तो ये सब बातें जो हमने डिस्कस की, ये सब रिकमेंडेशन इन कमिटीज़ ने दी, और इन्हीं रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए आफ्टर लॉट्स ऑफ डिस्कशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स ये लॉज बनाए गए। अब हम देखते हैं कि पुराने जो लॉज थे जो आपने अभी तक सुने और पढ़े, उनके अंदर और नए लॉज के अंदर एक ओवरऑल बर्ड आई व्यू डिफरेंस क्या हमें देखने को मिलता है। फिर हम डिटेल में एक एक के अंदर जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखें अगर लॉज एंड फिलोसफीज़ को, व्हाट इज़ the difference between laws and philosophies of old laws and new criminal laws to provide punitive and retributive justice। तो इनका पर्पस था to provide punitive
मतलब सजा देना, रेट्रीब्यूटिव मतलब बदला लेना, रिवेंज, इस तरह का जस्टिस सिस्टम ये था। एंड जो न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इट प्रोवाइड रेस्टोरेटिव जस्टिस एंड फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन एंड विक्टिम सेंट्रिक। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा आइडियोलॉजी, ब्रिटिश ओवरसाइट एंड आइडियोलॉजी। और जो हमारे नए लॉज हैं मॉडर्न इंडिया विद फोकस ऑन एवर डायनेमिक लीगल लैंडस्केप। इट शोज दैट इंडिया इज चेंजिंग, इंडिया इज ऑन मूव, कि हम हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम अब लॉज बना रहे हैं। सेंटेंसिंग, फिक्स्ड पनिशमेंट एंड पेनल्टीज, फिक्स्ड पनिशमेंट एज वेल एज रेस्टोरेटिव जस्टिस। रेस्टोरेटिव जस्टिस मतलब अभी आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है, जैसे इंट्रोड्यूस किया गया कम्युनिटी सर्विस। कुछ क्राइम्स है, जैसे डेफेमेशन की अगर बात करें, जो पहले डेफेमेशन था, क्रिमिनल डेफेमेशन, तो उसके लिए अब एक ऑप्शन जजेस के पास होगा कि वो कम्युनिटी सर्विस को भी दे दें एज एन पनिशमेंट। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, रिजिड रूल फॉर टेस्टिमनीज ऑफ विटनेस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैड लिमिटेड एडमिसिबिलिटी। इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया, ये आपने सुना भी होगा बहुत ज़्यादा भी। स्कोप ऑफ एडमिसिबिलिटी वॉज एक्सपेंडेड टू टेक इनटू अकाउंट डिजिटल एविडेंस एंड रिकॉर्ड्स। ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं, जो प्राइमरी एविडेंस कंसीडर किया गया है डिजिटल एविडेंस को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को। तो दिस विल ऑब्वियसली स्पीड अप द प्रोसेस। और जब सब चीज़ें डिजिटल होंगी तो इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी भी होगी। ट्रायल प्रोसीजर पहले क्या था, आपने सुना होगा, तारीख पे तारीख, टायरिंग, कम्बरसम, लेंदी प्रोसीजर्स। इस लॉ के अंदर जो नया सिस्टम हम बना रहे हैं, जो इंट्रोड्यूस अभी हुआ है, इन्फोर्स हुआ है, इसके अंदर एक टाइम लिमिट दी गई है, जो देखेंगे हम कि क्या क्या कितने दिन की टाइम लिमिट दी गई है। लिवरेज टेक्नोलॉजी टू एनहेंस एफिशिएंसी, तो अभी टाइम बाउंड आपको डिलीवरी करनी होगी जस्टिस की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक ओवरऑल अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। पीसीएस में पूछा जाए अगर कम वर्ड्स में हो तो बहुत ही अच्छा होगा कि इस तरह से आप बता दें। द बेसिक जनरल फिलोसॉफिकल ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन ओल्ड क्रिमिनल लॉज एंड न्यू क्रिमिनल लॉज। अब हम चलते हैं प्रोविजंस के ऊपर, क्या स्पेसिफिक चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय न्याय संहिता, which was preceded by IPC of 1860 and this is called as भारतीय न्याय संहिता। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ ये वर्ड है, इसका वर्ड का जो देखेंगे पी से होता है पीनल, और इधर है न्याय, न्याय मतलब जस्टिस। तो यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ केवल नाम में ही आप साइकोलॉजिकली मान लें कि यहाँ पीनल पे ज़्यादा फोकस था, यहाँ जस्टिस पे ज़्यादा फोकस है। भारतीय न्याय संहिता 2023, पहले इसके अंदर 511 सेक्शन थे, अभी इसके अंदर 558 सेक्शन है। और कुछ लॉयर्स का या आप कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का, क्रिमिनल जस्टिस के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 80% ऑफ द लॉज, 80% ऑफ द सेक्शन आर कॉपी पेस्टेड। दिस इज एन ओल्ड वाइन इन द न्यू बोटल, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसके अंदर एक्चुअल में चेंज आया है, इंडियननेस आई है, इससे बहुत कुछ चेंज होने वाला है, स्पीड अप होने वाला है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जिस बात को हम आज़ादी के बाद से आज तक गाते आ रहे हैं, उसमें कुछ चेंज आएंगे अब कि अब जस्टिस डिले नहीं होगा। और दूसरा अगर देखें, एक सोशलाइजेशन हो गया था इसका, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब अगर आप किसी एक इलिटरेट से भी जाके बोल देंगे कि भाई 302 का क्या मतलब होता है, तो वो बता देगा आपको कि 302 का मतलब होता है फांसी की सज़ा, मर्डर का केस। 420 मत करो मेरे साथ, इसका मतलब क्या होता है आपको एक इलिटरेट भी बता देगा, एक मजदूर भी बता देगा, जो इस आईपीसी के बारे में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं जानता, वो बता देगा कि 376 क्या होता है। ये एक चेंज आने वाला है। अब चाची 420 नहीं रही, वो चाची 318 हो गई है। मर्डर का जो 302 का सेक्शन था वो अब 103 हो गया है। तो यहाँ भी कुछ एप्रीहेंशन है, मतलब कुछ डाउट्स हैं, चैलेंजेस हैं लॉयर्स के लिए, जो फाइनल ईयर में लॉ स्टूडेंट हैं उनके लिए ओब्वियसली हो गया। तो हम देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर क्या कुछ चेंजेस हुए हैं और उनके क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता 2023 इज एंडेवर टू रिफाइन एंड रीडायरेक्ट द कोड एंड रिप्लेस द अर्स्टवाइल इंडियन पीनल कोड। पहली बात तो ये हो गई। एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे, छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह से इस क्लास के बाद जो बहुत बेसिक बातें हैं जनरल लिखने के लिए आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा।
ऑलमोस्ट 20 न्यू क्राइम्स हैव बीन एडेड। 20 से 21 नए क्राइम ऐड किए गए हैं। जैसे अभी आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा चेन स्नैचिंग हो रही है, तो वो हमारे आईपीसी में पहले नहीं था, अब है। टेररिज्म आईपीसी के अंदर नहीं था, टेररिज्म बाहर था, यूएपीए में है, एनएसए में था, उसके लिए अलग से लॉज थे, वो इसके अंदर आ गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था, वो आ गया इसके अंदर। मर्डर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, ये सब इसके अंदर नहीं था, ये आ गया इसके अंदर। तो बहुत सारे क्राइम्स ऐड किए गए हैं। फाइन्स हैज बीन एनहेंस्ड फॉर मेनी क्राइम्स एंड आई मे से, आई विल से दैट दे आर लॉजिकली एनहेंस्ड। कि पहले बहुत कम था, मतलब आपने ये क्राइम कर दिया, आपको या तो 100 रुपये का फाइन लगेगा या 3 साल की सजा होगी, ये क्या बात हुई। अब क्राइम जो पनिशमेंट है उसके साथ साथ जो फाइन है उनको भी लॉजिकली एनहेंस किया गया है। थ्रू अमेंडिंग, रिपीलिंग, एडिंग सेक्शंस, दिस लॉज एम टू टेक नुआंस्ड अप्रोच, changed approach towards offense by imposing penalties on action that pose a threat to sovereignty, unity and integrity of India। तो ये भी अपने आप में एक एडिशन हुआ है। सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ भी अगर कुछ होगा तो उस क्राइम के लिए क्या सजाएं होंगी वो भी यहाँ दी गई है। टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम को यहाँ डिफाइन किया गया है। कम्युनिटी सर्विस का आइडिया इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड रिसेंट लेजिस्लेशन हैज एडिड स्नैचिंग एज एन ऑफेंस अंडर 304 तो भारतीय न्याय संहिता। तो ये है इसका एक बेसिक ओवरऑल रिव्यू। अब हम चलते हैं अलग अलग प्रोविजंस के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट वन इज ऑफेंस ऑफ मॉब लिंचिंग। तो ये आपने पिछले डिकेड के अंदर काफ़ी इसके बारे में सुना होगा। मॉब लिंचिंग का मतलब ये है कि एक मोरल पुलिसिंग करेंगी, पहले एक मॉब, एक भीड़ मोरल पुलिसिंग करेगी कि ये काम हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, ये पर्टिकुलर काम हमारे रिलीजन के लिए ठीक नहीं है, ये पर्टिकुलर काम हमारी कास्ट के लिए ठीक नहीं है, तो हम इसको ऑन द स्पॉट जस्टिस इसका कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, इनकॉर्पोरेटेड एज ए सब सेक्शन ऑफ ऑफेंस ऑफ मर्डर। मैंने आपको बताया 103, 101 से ही स्टार्ट हो जाता है मर्डर का जो सेक्शन है। तो ऑफेंस जो मॉब लिंचिंग का ऑफेंस है, इसे क्या बनाया गया, सब सेक्शन ऑफ मर्डर, ऑफेंस ऑफ मर्डर। दिस प्रोविजन इनकॉर्पोरेट्स मैनी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन केसेस। एक केस आया था तशीन पूनावाला केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिंचिंग के लिए एक सेपरेट एक लॉ बनाए, कैटेगराइज लिंचिंग एज एन सेपरेट ऑफेंस एंड प्रोवाइड एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर द सेम। कि आप इसके लिए कोई लॉ बनाओ ताकि हम ऐसे लोगों को सजा दे सकें। तो ये लॉ बन गया। और देखिए ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि किसी भी लॉ के अंदर कोई चेंज आता है तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। सोसाइटी में चेंज आ गया, या सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रोविज़न का या कॉन्स्टिट्यूशन का एक लिबरल इंटरप्रिटेशन कर दिया जिसकी वजह से एक नई लॉ की रिक्वायरमेंट है, या लेजिस्लेटिव इंटरप्रिटेशन हुआ है। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से एक पर्टिकुलर लॉ के अंदर चेंजेस आते हैं। आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब क्राइम वो नहीं रहे जिसकी एक फिजिकल अपीयरेंस है, क्राइम्स आर मोर ऑफ डिजिटल नेचर। तो उसके लिए फिर पुराना आईपीसी कैसे काम करेगा, पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट कैसे काम करेगा। तो ये कुछ प्रेसिंग कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से किसी भी लॉ के अंदर चेंज आता है। और ये आप बहुत डिटेल में देखते हैं इन केस ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 368। तो ये मॉब लिंचिंग को भी यहाँ पे ऑन एज पर द रिकमेंडेशंस और द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ तसीन पूनावाला केस, लिंचिंग को यहाँ, मॉब लिंचिंग को यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्शन 103 क्लोज 2 यहाँ लिखा है, व्हेन ए पर्सन ऑफ 5 or more persons acting in concert murder on ground of race, caste, community, sex, place of birth, language, person, belief or any other similar ground, each member of the group shall be punished with death or with imprisonment of life and shall also be liable to fine। अभी हम देखें यहाँ पे रिलीजन नहीं लिखा हुआ, रिलीजन नहीं लिखा हुआ, और मॉब लिंचिंग के बहुत सारे मामले रिलीजन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। However, important pitfall is the failure to identify religion on the ground of mob lynching. This lacuna has the propensity of misuse in the application of relevant provision। तो यहाँ हम देखते जा रहे हैं साथ साथ कि क्या इसके अंदर और हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे व्यूज़ को सुनने के बाद, बहुत सारी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद ये यहाँ मैंने बनाया है ये। तो इसमें ये इंक्लूड हो सकता था रिलीजन भी, तो ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। अभी क्यों नहीं किया गया, बाकी देखो इसको ऐसा नहीं है कि ये लागू हो गए और ये फाइनल हो गए। एवरी लॉ नीड्स टाइम टू सेटल। इनका अभी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में इनको चैलेंज किया जाएगा कि दिस प्रोविजन पर्टिकुलरली अगेंस्ट
Article 14, Article 21, Article 19 specifically freedom of speech and expression. This provision is against any provision of the Part 3 of the Constitution. तो ये सब बातें अभी होंगी, मतलब it will take at least a decade to settle down. ठीक है. Then defined offense of terrorism section 113 abatement, harboring and conspiracy added. The widening definition of terrorism has been incorporated in the general laws. This cover instances of crime and financial nature such as counterfeiting of Indian currency and notes and coins. तो टेररिज्म को डिफाइन करने की यहाँ एक कोशिश की गई है. टेररिज्म अभी तक कहाँ था? आईपीसी, जिसको आप कहते हैं जनरल लॉज, आईपीसी से बाहर था. यूएपीए, एनएसए, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स हैं, इनके अंदर टेररिज्म के प्रोविजन थे. बट अब इसके अंदर जो जनरल लॉ है, इसके अंदर भी टेररिज्म के प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुए हैं. सो इट ग्रांट्स डिस्क्रिशनरी पावर टू द पुलिस ऑफिसर. ये एक क्रिटिसिज्म इसका हो रहा है कि इसके अंदर एक प्रोविजन दिया गया कि पुलिस ऑफिसर नॉट लोअर देन द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, टू डिसाइड अपॉन इन्वोकिंग जनरल लॉ. जनरल लॉ से मतलब भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक्ट करना है, या यूएपीए, मतलब कौन सा एक्ट को इम्पोज करना है उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, ये डिसाइड करेंगे a person not lower than SP. तो यहाँ इसका एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि दिस इज unnecessary power given to the police, जिसका मिसयूज भी किया जा सकता है, बिकॉज BNS is a general law and UAPA is a preventive detention act. There are concerned that this section may dilute the seriousness of offense considering terrorism as special provision. तो ये कुछ एप्रीहेंशन है कि टेररिज्म एक स्पेशल प्रोविजन के लिए अलग अलग जो लॉ बना रखे हैं उनकी सीरियसनेस को कम कर सकता है, डाइल्यूट कर सकता है. अब ये देखा जाएगा कि जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तब किस तरह से बातें निकल के आती हैं. देन द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, जो पुराना हमारा आईपीसी था और अभी भी रहेगा. कुछ जो पुराने केसेस हैं इसी के बेसिस पे चलेंगे. मैं आपको बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविज़न है विच इज़ नो retrospective criminal laws, ex post facto laws, no ex post facto laws. इसका मतलब क्या हुआ? क्रिमिनल लॉज के अंदर ये एप्लीकेबल होता है कि जिस तारीख को आपने कोई क्राइम किया, उस तारीख को, उस समय जो लॉ होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी. बाद में अगर लॉ चेंज हो गया तो उससे आपके ट्रायल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई 2024 से पहले जितने भी क्राइम हुए, जो मैंने बताया आपको कि 5 करोड़ की स्पेंडिंग है, वो सारे केसेस किसके अकॉर्डिंग उनका ट्रायल होगा? एज पर द ओल्ड लॉज. तो आप ये मान के चलें कि लगभग अगले 10 साल के लिए 2 क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारी कंट्री में होंगे. पहला पुराना वाला, पुराने केसेस के लिए, नया नए केसेस के लिए. ठीक है. सो इसके अंदर क्या चेंज हुआ? रिप्लेसिंग सेडिशन विद ट्रेजन, राजद्रोह और देशद्रोह. Pursuing upon the recommendation of Supreme Court, the new code has deleted this section whereby disaffection against the government was punishable. देखिए, सेडिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हालांकि अभी भी सब्जुडाइज है ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 124A जो आईपीसी का सेक्शन है, इसके बेसिस पे जितने भी लोगों के ऊपर केस चल रहा है उसे बंद किया जाए. नए केसेस 124A के अंदर नहीं फाइल होंगे और 124A के बारे में सरकार कुछ सोचे कि इसे कंटिन्यू क्यों करना चाहिए, इसे डिलीट क्यों नहीं करना चाहिए, इसे डिलीट क्यों करना चाहिए. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और अभी तक ये मामला सब्जुडाइज है, बट पार्लियामेंट ने कर दिया. बट देखिए, सेडिशन का मतलब ये हो कि सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ आपने आर्म रिबेलियन कर दिया या आपने कुछ कह दिया, तो इस तरह के अगर जो एक्ट्स हैं उसे क्या कहेंगे? सेडिशन. अब यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन था कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कह दिया तो भी आप देश के खिलाफ हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट, या कह लीजिए आप नेशन, या आप कह लीजिए कंट्री. हालांकि इनमें डिफरेंस होता है, बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट वो है जो बदलती रहती है, इंडिया वो है जो परमानेंट है, परपीचुअल है, हमेशा है. तो आपने अगर कुछ बोला है तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोला है, तो क्या इसे मान लेंगे कि आपने इंडिया के खिलाफ बोल दिया? नो. ये बड़ा कन्फ्यूजन था कि सरकार के काम के खिलाफ, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म. आपने अगर क्रिटिसाइज नहीं आपको करने दिया जा रहा है तो इट मीन्स इट इज़ वायलेशन ऑफ योर आर्टिकल 19.
बट यहाँ ये भी तो नहीं हो सकता कि आप इंडिया के खिलाफ ही एक वॉर छेड़ दें, या इंडिया के खिलाफ ही आप कुछ बोलते रहें, इंडिया के जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनके खिलाफ आप कुछ बोलें। तो इसके लिए काफ़ी डिबेट में था ये, बट इसे पूरी तरह ख़त्म नहीं किया गया। जो एनालिसिस इसको हुआ उसमें बताया कि बैकडोर एंट्री ऑफ सेडिशन लॉस, कि पीछे के रास्ते से सेडिशन वापस आ गया। हाउएवर, critics have described that merely replacing the offense of sedition with treason would not be sufficient, since these new offenses incorporate similar vague words. Hence, it remains to see whether the true dictatorial remnants of colonial law has been shed away, or new offense of treason is just old wine in new bottle. अगर आप इसका एग्जैक्ट प्रोविजन देखना चाहें तो ये है, इसमें लिखा है, जो भारतीय न्याय संहिता इसमें लिखा है, whoever purposely or knowingly by words either spoken or written or by sign or by visual representation or by electronic communication or by use of financial mean or otherwise, अब कौन सा तरीका बच गया, excites or attempt to excites secession, armed rebellion or subversive activities, or encourage feeling of separatist activities, or endanger sovereignty or unity and integrity of India, and indulge in or commit any such act, shall be punishable with imprisonment of life or with imprisonment which may extend to 7 years and shall be liable to fine. अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो डिफाइन नहीं की गई, और इधर दे आर लूजली डिफाइंड। सबवर्सिव एक्टिविटीज का कुछ नहीं पता, इट्स अगेन सब्जेक्टिव टर्म कि किसको सबवर्सिव एक्टिविटी, देन इट इज अपॉन अगेन टू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस प्रोविजन। होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने बताया कि न्यू लॉ वोंट पनिश क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क होता है। राजद्रोह में अगर आपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा, बट आप देश के खिलाफ कुछ बोले, इसके लिए मेरे को तो बिल्कुल एग्जैक्ट याद आ रहा है कि श्री अमित शाह ने क्या कहा था कि आप सरकार का टीका टिप्पणी कर सकते हैं, पर आप देश का टीका टिप्पणी करेंगे तो ये नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये देश का टीका टिप्पणी के बारे में बात है। देन द न्यू प्रोविजन इज एनहेंस फाइन्स एंड मैंडेटरी पनिशमेंट। अब सबसे पहले आप देख लीजिए, देखो ये तो आपको पता है कि एनहेंस्ड फाइन्स का मतलब होता है कि अगर 100 रुपये थे उसको बढ़ा के अगर 2000 कर दिया तो ये एनहेंस फाइन हो गया। बट व्हाट इज मैंडेटरी पनिशमेंट, जो कि ये इस हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर नए प्रोविजंस हैं। मैंडेटरी, एज द नेम सजेस्ट्स, मैंडेटरी पनिशमेंट इज द सेंटेंस is one that the judge or magistrate must give to someone who has committed a certain offense. अगर इसमें लिखा है 10 years, not less than 10 years, तो इससे कम की सजा जज या मजिस्ट्रेट नहीं दे सकते। The concept of mandatory minimum sentencing refers to a sentence that must be imposed without leaving any discretion to the court. देखो दो तरह की लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। पहला है नॉट लेस देन 10 years, और दूसरी लैंग्वेज होगी may be up to 10 years, may extend to 10 years। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना भी हो सकता है, 1 साल से लेकर 10 भी हो सकता है, बट यहाँ तो मिनिमम ही 10 है, 10 से कम तो दे ही नहीं सकते। इट मीन्स ए क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो द पीरियड फिक्स्ड अंडर द स्टैट्यूट। तो मैंडेटरी प्रोविजंस जो पनिशमेंट है, इसके बहुत सारे प्रोविजन हमारे भारतीय न्याय संहिता में देखने को हमें मिलते हैं। और कुछ लॉयर्स का कहना है कि मैंडेटरी पनिशमेंट ठीक है कि आपने कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो आपको लगता है कि इन क्राइम्स के लिए इतनी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, बट इफ़ वी सी द हिस्ट्री, द होल criminal justice around the world is the history of mandatory punishment, then we notice that conviction rate of mandatory punishment is very low. It means judges want discretion. जजेस को डिस्क्रिप्शन अच्छा लगता है कि वो उनको अगर आपने बांध दिया कि 10 साल से कम की सज़ा नहीं हो सकती, 10 से ऊपर की ही होगी, ऐसे केसेस में दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्विट द एक्यूज्ड, वो उन्हें फ्री कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कन्विक्शन रेट को और भी कम करने वाला है, ऐसे एप्रीहेंशन है लॉयर्स के दिमाग में। अगर आप देखना चाहें सेक्शंस वेयर मैंडेटरी पनिशमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस, तो इसके लिए याद करने की जरूरत नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ। बाइंग ए चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन वाइल हैविंग इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन, देखो ये वर्ड है ना, नॉट लेस देन 7 years एंड कैन एक्सटेंड अप टू 14 years इन फाइन। तो 7 साल से कम की सजा तो हो ही नहीं सकती इसके अंदर। नॉट लेस देन 5 years, कल्पेबल होमिसाइड, conspiracy, knowingly facilitate the commission of organized crime,
तो ये सब कुछ धाराएं हैं जिनके अंदर मैंडेटरी पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। और अगर आप पैसे की बात करें, फाइन की बात करें, तो उसे भी कई सेक्शंस के अंदर बढ़ाया गया है। wrongfully confining any person will now be imprisoned for 1 year और फाइन ऑफ 5,000 रुपीज। अगर आपने किसी सोल्जर की, सेलर की, एयरमैन की, आर्मी पर्सनल की ड्रेस पहन ली या उसके इंसिग्नियाज को ले लिया तो आपके पास 2,000 का फाइन लग सकता है। प्रिवेंटिंग द सर्विस ऑफ समन, सुप्रीम कोर्ट के समन का आप उसमें कुछ बाधाएं डाल रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये का फाइन लग सकता है। पब्लिक सर्वेंट को काम करने से रोक रहे हैं तो 2,500 रुपये लग सकते हैं। आप कुछ पब्लिक प्लेस में, ये देखो, ये ध्यान रखो, ये चीज़ें, ये बहुत जनरल बातें हैं, आपके काम आएंगी। अपीयरेंस इन पब्लिक प्लेस इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड कॉजिंग अनॉयंस टू एनी पर्सन विल नाउ बी सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर 24 आवर्स और 1,000 रुपये का फाइन भी लग सकता है। तो ये इसके अंदर एक बातें आप देख सकते हैं कि लॉजिकली एनहेंसमेंट हुआ है, इतना होना भी चाहिए। आजकल तो चालान कटने पे इतना पैसा लग रहा है, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, penalizing sexual intercourse through employment of deceitful means. The very controversial section 69 of BNS, it reads, whoever by deceitful means or by making promise to marry, शादी करने की वादा खिलाफी नहीं चलेगी, a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her shall be punished with imprisonment of up to 10 years and shall be liable for a fine. अब देखो यहाँ इसका जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उस बात को लेके हो रहा है, इंटेंशन टू ऑफ फुलफिलिंग द सेम। अब आप कैसे जानेंगे कि इंटेंशन क्या थी? आप कैसे बताएंगे कि इसकी इंटेंशन, इस मेल की इंटेंशन शादी करने की थी और सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ वो डेकेटफुल मीन्स से हुआ? तो यहाँ इसको चैलेंज किया जाएगा, हो सकता है इसमें कुछ आपको और नया देखने को मिले। द न्यू लॉ एड्रेस डेकेट एनकम्पसिंग फॉल्स प्रोमिसेस, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हुआ या प्रमोशन या मैरिज बाय कंसीलिंग वंस आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी छुपा के अगर आपने ऐसी बात की, आपने कहा कि मैं तो कलेक्टर हूँ और मैं आपको कलेक्टर बना दूंगा और आप नहीं थे उस समय, तो ऐसे काम भी आपने किए तो आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न इसके अंदर देखने को मिला। और अभी तो देखो, एज आई सेड दैट इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन, तो धीरे धीरे नए इसके अंदर डेवलपमेंट होंगे, तो वो हम आपको बताते रहेंगे। वैरायटी ऑफ ऑफेंसेस सच एज स्नैचिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, डेफिनेशन ऑफ क्रूरलिटी एडेड। इसके अंदर देखो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी इन सेपरेट ऑफेंस, ये अलग से एक ऑफेंस बना दिया गया, पहले नहीं था 103 के अंदर। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कोई जिक्र पहले आईपीसी के अंदर नहीं था। टेरर ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड एंड कवर्स ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज, दीज इंक्लूड्स किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटोर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। इकोनॉमिक ऑफेंस ये नया है, साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ड्रग्स, वेपन, इलिसिट गुड्स एंड सर्विसेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम conducted by individual or group acting in concert as a member of organized crime syndicate on behalf of such syndicate will face severe penalties. इसके अंदर क्या आता है? These crime executed through violence, threat, intimidation, coercion, other unlawful means of direct and indirect material gain will be met with stringent punishment. तो ये एक मैंने जो बताया आपको लगभग 20 से 21 नए क्राइम्स इसके अंदर ऐड किए गए। तो ये एक लिस्ट भी आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सोसाइटी के अंदर ऐसे खबरें आती रहती थी कि चेन स्नैचिंग हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है या इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो रहे हैं, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इन सबको भी ध्यान में रखते हुए इसके अंदर चेंजेस किए गए। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम पहले कहते थे आईपीसी। और मैंने बताया अभी कि लगभग अगले 5 से 10 साल के लिए ट्विन क्रिमिनल जुडिशियल जस्टिस सिस्टम हमारे देश के अंदर होगा, जिसके अंदर पुराने केसेस आईपीसी के अकॉर्डिंग ही होंगे, बिकॉज इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर कैनॉट बी एनी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। और जो नए जो केसेस होंगे वो होंगे भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था हमारे भारतीय न्याय संहिता में मेनली जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो मुझे लगा कि आपके लिए ज़रूरी है, इन्हें आप ध्यान रखें। देखिए 511 सेक्शंस हैं, जिसे घटा के 350 के आसपास कर दिया, तो सब तो आपको याद नहीं करने, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपको ध्यान रखना है कि क्या आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपसे लिखने के लिए आ जाए तो आपके पास कुछ बेसिक 10 बातें हों जो आपको 100% याद हों, उसे आप लिख सकते हैं, उसे आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं कि इसके अंदर ये और होना चाहिए था,
इसके अंदर ये जो प्रोविज़न है उसका इस तरह से मिसयूज़ हो सकता है, इसके अंदर ये अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होगा तो हो सकता है इसमें कुछ नया देखने को मिले। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले इसका नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसे इनेक्ट किया गया 1898 में बाय ब्रिटिशर्स, देन इट वाज अमेंडेड इन 1973 एंड नाउ इट इज अगेन चेंज्ड एज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। 484 इसके अंदर पहले सेक्शन थे, अभी हो गए 531। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यहाँ से भी क्रिमिनल वर्ड हटा के नागरिक सुरक्षा संहिता इसको बना दिया गया है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, क्या प्रोविजन है, वो हम देखने वाले हैं। इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रहा है जिसके बारे में, वो है पुलिस कस्टडी को लेके। पुलिस कस्टडी जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर पहले 15 दिन थी, वो अब कितनी हो गई है? द मैक्सिमम पुलिस कस्टडी अंडर BNS वुड रिमेन 15 डेज। अभी भी ये 15 दिन ही रहेगी, बट फिर चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि दिस में स्प्रेड ओवर 60 डेज और 40 डेज। मतलब जब अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद में मजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद में उन्होंने कस्टडी दी, मान लो मैक्सिमम 15 दिन की, तो पहले ये होता था कि 15 दिन शुरुआत के अगर एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो उसके बाद इसे पुलिस कस्टडी में ना जाके इसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता था, बट पुलिस कस्टडी यहाँ खत्म हो जाती थी। बट अब इस 15 दिन को स्प्रेड किया जा सकता है 60 और 40 डेज के अंदर। 60 और 40 क्या है? हमने बेल के अंदर एक बेल के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें डिटेल में बताया कि अगर 40 और 60 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो आपके पास ये अधिकार हो जाता है कि आपको स्टैट्यूटरी बेल मिलनी चाहिए। 60 डेज वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड 40 डेज फॉर एनी अदर ऑफेंस। तो इतने दिन के अंदर पुलिस अगर चार्जशीट फाइल नहीं करती है और आप कस्टडी में हैं तो आपको स्टैट्यूटरी बेल मिल जाएगी, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेन जो बात याद रखने की वो ये है कि इस 15 दिन को ऐसे किया जा सकता है कि 3 दिन पहले ले लिया, फिर उसके बाद 4 दिन, ऐसे करके पूरा 15 दिन इस 60 दिन के अंदर स्प्रेड किया जा सकता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था IPC के अंदर। अर्लियर इफ एन एक्यूज्ड वाज सेंट टू पुलिस रिमांड and he got himself admitted in the hospital for 15 days, there was no interrogation as his remand period would expire। इस 15 दिन में अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो 15 दिन खत्म हो गए पुलिस कस्टडी के। In BNS there will be remand for maximum 15 days but it can be taken in parts with an upper limit of 60 days। 60 दिन के अंदर किसी भी टाइम पुलिस उसको रिमांड पे लेके जा सकती है। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस की जो पावर्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर चेंज ये आया है BNSS के अंदर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, कि जो 60 और 40 डेज के अंदर स्टैट्यूटरी बेल का प्रोविजन था कि 60 और 40 दिन के, 60 ध्यान रखें, 10 साल या 10 साल से कम, 10 साल से ज़्यादा के इम्प्रिजमेंट के लिए 60 दिन में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती थी। अगर वो नहीं की तो आपको बेल मिलेगी एज एन राइट। फॉर एनी अदर ऑफेंस 40 डेज के अंदर ही चार्जशीट फाइल करनी है, नहीं तो आपको बेल मिलेगी एज एन राइट। बट इसके अंदर ये चेंज कर दिया गया कि अगर कोई एक्यूज्ड है जिसके ऊपर एक से ज़्यादा ऑफेंस चल रहे हैं तो वो ये स्टैट्यूटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रायल इन एब्सेंशिया अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ट्रायल इन एब्सेंशिया का मतलब कि कोई एक्यूज है जो पकड़ा नहीं गया तो उसके खिलाफ भी उसके नाम को लेके उसके अगेंस्ट में ट्रायल चल सकती है। BNSS introduced provision for conducting in absentia trial for certain kind of accused। At present the CPR, जो at present तो नहीं कहेंगे, in CRPC जो 1 जुलाई से पहले था, allows only for recording of evidence in absence of the accused but doesn't provide for conducting the trial of an accused and pronouncing the judgment in the absence of accused। तो ये ट्रायल और जजमेंट तभी हो सकता था जब वो accused पकड़ा जाए और कोर्ट के सामने हो। तो कई लोग विदेश भाग जाते हैं, कई लोग पकड़े नहीं जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती थी, ट्रायल नहीं हो पाती थी। अब ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया ट्रायल इन एब्सेंशिया। दिस इज एन वेलकम चेंज। देन पुलिस कैन डिटेन पीपल हु रेजिस्ट और डिसरिगार्ड लॉ अंडर BNSS प्रोविजन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल नया प्रोविजन है जिसके अंदर पुलिस डिटेन कर सकती है आपको फॉर 24 आवर्स अगर आपने BNSS के किसी प्रोविजन को डिसरिगार्ड किया या रेजिस्ट किया पुलिस को। ऑल पर्सन शैल बी बाउंड टू कन्फर्म टू द लॉफुल डायरेक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर गिवन इन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ हिज ड्यूटी अंडर दिस चैप्टर। ए पुलिस ऑफिसर मे डिटेन और रिमूव एनी पर्सन who is resisting, refusing, ignoring or disregarding to conform to the any direction given by him and may either take such person before magistrate in a petty case
रिलीज हिम एज सून एज पॉसिबल विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। तो पुलिस के पास अभी अधिकार आ गया कि वो 24 घंटे के लिए। अब समझने की बात ये कि ये अधिकार होना तो चाहिए जुडिशरी का, बट ये एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई है। तो यहाँ से भी हमें देखने को मिलता है कि पुलिस की पावर एनहेंस की गई है, और ये कई लोगों को लगता है कि इसके ऊपर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि इज इट इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। देन टाइम लाइन फॉर वर्डिक्ट, चार्ज शीट फाइलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस लॉ के अंदर टाइम लाइन्स रखी गई हैं। पहले क्या था, ये डिले होता रहता था, कोई टाइम लाइन नहीं थी, एज सुन एज पॉसिबल जैसे वर्ड लिखे रहते थे। इट रिक्वायर्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हु एग्जामिन रेप विक्टिम्स टू सबमिट द रिपोर्ट टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विद इन 7 डेज। 7 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा क्या टाइम लाइन्स हैं, गिविंग जजमेंट विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट एक्सटेंडेबल अप टू 45 डेज। जब प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, ये जज हैं, इनके सामने आर्ग्यूमेंट जब किसी केस में कंप्लीट हो चुके तो आप नॉर्मली होता है कि जजमेंट को रिजर्व कर लेते हैं, बट अब ये जो फाइनल आर्ग्यूमेंट हुआ उसके 30 दिन या एक्सटेंडेबल टू 45 डेज आपको जजमेंट देना ही होगा। इन्फॉर्मिंग द विक्टिम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर इन्फॉर्मिंग द विक्टिम साइड को प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताना होगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बाय सेशन कोर्ट विद इन 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग ऑन सच चार्जेस। पहले चार्ज जब पुलिस ने चार्जेस लगाए किसी के ऊपर, चार्जेस फ्रेम किए, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बाय सेशन कोर्ट विद इन 60 डेज फ्रॉम फर्स्ट हियरिंग, पहले दिन से लेकर 60 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम करने होंगे सेशन कोर्ट को। कोर्ट्स आर अलाउड टू मैक्सिमम ऑफ 2 एडजर्नमेंट टू अवॉइड अननेसेसरी डिले इन केस हियरिंग। अभी की हालत ये थी कि एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट होते रहते थे, तारीख पे तारीख मिलती रहती थी। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि मैक्सिमम 2 एडजर्नमेंट हो सकते हैं। तो ये एक वेलकम चेंज है, इससे काफ़ी कुछ चेंज आने वाला है। बट इसका अगर आप देखें, अगर एनालिसिस करने बैठे इसका, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं कोर्ट्स में, लोअर जुडिशरी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस तरह का, जजेस ट्रेन नहीं है, और थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा, लोगों को समझने में भी टाइम लगेगा इसके अंदर। तो टाइम लाइन तो आपने फिक्स कर दी, बट इट इज़ लाइक कि आपने एक ग्रैंड वेडिंग कार्ड बना दिया, बट आप बारात भी आ गई, बट सामान तैयार नहीं है उनके खाने पीने का, रुकने का। तो इस तरह की स्थिति कई लोगों ने कहा कि ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास जब इंफ्रा नहीं है, हमारे पास जब ऑलरेडी हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, तो टाइम लाइन से बहुत कुछ चेंज होने वाला नहीं है। बट ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है टुवर्ड्स द फ्री एंड फास्ट ट्रायल। प्रोविजन ऑफ जीरो एफआईआर, देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीरो एफआईआर से रिलेटेड कोई लॉ बनाया जाए, तो वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ द विक्टिम कैन गो टू एनी पुलिस स्टेशन एंड लॉज टू जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है कि जैसे इट इज नॉट जुरिस्डिक्शनल, कि पुलिस स्टेशन का एक जुरिस्डिक्शन है यहाँ राजस्थान के अंदर मान लीजिए, और दूसरा जुरिस्डिक्शन है आसाम के अंदर कोई और दूसरे पुलिस स्टेशन का। तो अगर यहाँ कोई केस होता है तो वो यहाँ एफआईआर कराई जा सकती है उस केस को लेकर, चाहे उस जो पर्सन है उसका जुरिस्डिक्शन, केस यहाँ हुआ है एफआईआर यहाँ हो सकती है, केस यहाँ हुआ है एफआईआर यहाँ हो सकती है। तो कंसर्न पुलिस स्टेशन को यहाँ इन्फॉर्म करना होगा। तो अब ये नहीं है कि आप जिस जुरिस्डिक्शन में है, पहले क्या होता था कि पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज होते थे मना कर देते थे कि हमारे जुरिस्डिक्शन का केस नहीं है ये, ठीक है। तो इस वजह से जस्टिस नहीं मिल पाता था। एंड इट विल बी कंपल्सरीली ट्रांसफर टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन विद इन 24 आवर्स, ये जाना ही चाहिए। अलॉन्ग विद दिस पुलिस ऑफिसर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड, एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाएगा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस स्टेशन हु विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अरेस्टेड पर्सन एंड इन्फॉर्म देयर रिलेटिव्स। Yet the effective implementation remains to be seen, considering the Honorable Supreme Court had earlier as well directed the police officer to register zero FIR, but at the grassroots level, same has not translated effectively. Supreme Court का एक पुराना जजमेंट भी है जिसमें जीरो FIR की बात हुई थी, बट ये इफेक्टिवली ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा था, बट अब ये लॉ के अंदर आ गया, स्टैट्यूट बुक के अंदर आ गया। देन द वेरी इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट वेलकम स्टेप, द BNSS लॉन्चेस कम्युनिटी सर्विस, जो कि दुनिया के कई देशों में देखने को मिलता है। इनिशिएटिव फॉर पेटी थेफ्ट एंड न्यूसेंस ऑफेंसेस। 6 ऐसे ऑफेंस हैं जिनके अंदर जजेस के पास ये अल्टरनेटिव होगा कि वो कम्युनिटी सर्विस का, मतलब इसे पनिशमेंट कह लीजिए, कम्युनिटी सर्विस कह लीजिए, ये इम्पोज कर सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा, आपने ये गलती करी। पहला, थेफ्ट। कम्युनिटी सर्विस इज प्रोवाइडेड एज पनिशमेंट फॉर थेफ्ट ऑफ लेस देन 5,000। 5,000 से कम की आपने चोरी की है तो आपको कहा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट करो, या एक ऐसे लिख दो, ऐसा कुछ। 5 साल से ऊपर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 5 years एंड फाइन फॉर अदर केसेस। तो अगर ये थेफ्ट
के 5,000 से ऊपर के केसेस हैं उसके लिए तो फिर नॉर्मल प्रोसेस ही होगा। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, इन सब केसेस के लिए इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 ईयर और फाइन और बोथ और कम्युनिटी सर्विस ये दी जा सकती है। अपीयरिंग इन पब्लिक प्लेस इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, शराब पी के या नशे की हालत में पब्लिक प्लेस पे जाना, इम्प्रिजमेंट ऑफ 24 आवर्स और 1,000 फाइन और बोथ विद कम्युनिटी सर्विस। डिफेमेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर और अदर्स, डिफेमेशन जो क्रिमिनल डिफेमेशन था पहले, इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 ईयर्स और बोथ और फाइन ऑफ कम्युनिटी सर्विस। पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, इसमें भी कम्युनिटी सर्विस इंपोज की जा सकती है। नॉन अपीयरेंस इन द कोर्ट, इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 ईयर्स और फाइन और बोथ और कम्युनिटी सर्विस। तो ये 6 ऑफेंसेस आपको ध्यान रखना है। ये पेटी ऑफेंस है मेनली, इसके अंदर डेफेमेशन को लेके काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि डेफेमेशन को पहले भी बात थी कि क्रिमिनल से सिविल में इसको ट्रांसफर कर देना चाहिए। क्रिमिनल डिफेमेशन इज़ लाइक कि आप क्रिटिसिज्म को अंडरमाइन कर रहे हैं, बट किसी भी चीज़ को डिफेमेशन बता के आप इसे केस कर देंगे तो ये एक तरीका हो गया था कि किसी को परेशान करना, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालना उसके ऊपर, तो ये सब चीज़ें। तो यहाँ डेफेमेशन को लेके भी आपको कम्युनिटी सर्विस करवाई जा सकती है। देन अबाउट हैंड कफिंग, देखिए आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो लिबरल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसमें कहा है कि हैंड कफिंग इज अगेंस्ट एनी मोरालिटी इन एनी सोसाइटी, कि मोरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है ये हैंड कफिंग करना। बार फेटर्स, राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग। सीआरपीसी हैज नो प्रोविजन ऑफ हैंड कफिंग, ये नहीं था पहले। इन डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1996 सुप्रीम कोर्ट ने कहा गाइडलाइंस ऑन द राइट ऑफ एक्यूज्ड वाइल बीइंग अरेस्टेड और इन कस्टडी, तो ये हैंड कफिंग आप बहुत ज़्यादा रेयर केस ना हो तब तक नहीं करेंगे। और पब्लिक इंटरेस्ट जैसी बातें हुई थी कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई काम करना हो स्टेट को तो ही वो हैंड कफिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप हैंड कफिंग करेंगे। बट यहाँ सेक्शन 43 क्लोज 3 के अंदर ये कहा गया द पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस यूज हैंड कफ वाइल इफेक्टिंग द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज हैबिचुअल रिपीट ऑफेंडर who escaped from the custody, who has committed offense of organized crime, offense of terrorist act, drug related crime, illegal possession of arms, murder, rape, acid attack, counterfeiting of coins, currency note, human trafficking, sexual offense against children। तो ये sovereignty इंडिया, sovereignty and unity and integrity of India, economic offense, तो ये कुछ offense है जिसके टाइम अगर इसके offense के अगेंस्ट में अगर कोई किसी को पुलिस ऑफिशियल अरेस्ट करने जा रहे हैं और वो भाग जा रहा है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पहले यूज़ किया गया था पब्लिक इंटरेस्ट, तो इसे चेंज करके यहाँ पे और इसे भी वापस चैलेंज किया जाएगा बिकॉज सम आर सेइंग दैट इट इज अगेंस्ट द डीके बासु गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ मोर डिस्कशन टू लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल लाइक पुलिस एंड डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस। द न्यू क्रिमिनल कोड हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड टू ए गुड मेजर फॉर प्रोवाइडिंग पुलिस एंड लॉ ऑफिशियल विद ग्रेटर डिस्क्रिशन। सबसे पहले हमने देखा यूएपीए को यूज़ करें या जनरल जो लॉ है बीएनएस उसको अप्लाई करें, ये डिस्क्रिप्शन किसका होगा, पुलिस का होगा, एसपी लेवल ऑफिसर का। द पुलिस हैज आल्सो बीन गिवन पावर टू कीप अक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द इनिशियल 15 days ऑफ अरेस्ट। हाउएवर दिस इज क्लियरली इन वायलेशन ऑफ वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स सच एज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस अनुपमा जे कुलकर्णी 1992। बट यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी क्लियर किया कि 15 दिन एक्सटेंड नहीं किए जा सकते बट स्प्रेड किए जा सकते हैं 60 और 40 days में, ठीक है। देन the language is like changed as per the you can say that Indianness is brought in the language. Various terms like penal, lunatic, insane, idiot, British India, Queen, British calendar have been removed, leading to the usage of more sensitive and appropriate language. जो आप देखेंगे CRPC IPC उसके अंदर था is an idiot, lunatic is replaced by is of unsound mind or having intellectual disability requiring higher support needs। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स लॉ, ब्रिटिशर्स मेंटेलिटी, देयर आइडियोलॉजी, उनके वर्ड्स जो इंडियंस के बारे में वो सोचते थे उस तरह का उन्होंने लॉ बनाया था, हमने इसे चेंज किया एज पर इंडियंस। रेफरेंस टू टर्म्स लाइक पब्लिक एक्ट्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, हर मैजेस्टीज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेट्रा हैव बीन रिमूव्ड इन BSA। दीज ओमिशन अटेम्प्टेड टू रिमूव एनी ट्रेसेस ऑफ कॉलोनियल रिमेन्स फॉर इंडियन लीगल सिस्टम, जैसे वकील, प्लीडर, बैरिस्टर, इन सब को हटा के एक वर्ड कर दिया एडवोकेट। तो इसका भी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि यहाँ इस तरह के कोई वर्ड अब यूज़ नहीं किए जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सो ये आप कुछ बेसिक बातें ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन जो चेंज किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट एक्ट इज
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, अर्लियर इट वाज नोन एज इंडियन एविडेंस एक्ट, और ये 1872 में इनेक्ट किया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसको चेंज करके इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मेनली किस तरह से एविडेंस पेश किए जाएंगे, क्या उनकी एविडेंशियरी वैल्यू होगी, प्राइमरी सोर्स क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, उनका प्रोसीजर क्या होगा, तो ये सब बातें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर दी गई थी। अब इसे चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना दिया गया है। इसके अंदर भी काफ़ी नोटेबल चेंजेस आए हैं, जिसके अंदर आप अगर मेनली देखना चाहें तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक्स, और ये सब चीज़ें इसके अंदर चेंज की गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैज़ रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट। In today's environment where the technology hold great importance, these new criminal laws acknowledge electronic evidence as any information produced or transmitted by device or system that can store or recover data. सेक्शन 57 को देखें तो ये एम्फोसाइज करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज ए प्राइमरी एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पहले सेकेंडरी एविडेंस माना जाता था। मोर ओवर अंडर BNSS समन्स कैन बी सर्व इलेक्ट्रॉनिकली, अब समन भी इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जा सकते हैं। And the act includes provision that enable the electronic presentation of even oral evidence. ये पहले नहीं था। This advancement make it possible for witness to testify remotely. अब देखो ये आप जनरली फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि तारीख पे जाना ये बहुत ही टायरिंग प्रोसेस होता था, इसके अंदर बहुत पैसा लगता था और बहुत टाइम भी लगता था। तारीख पे तारीख मिल रही है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, विक्टिम भी काफ़ी परेशान होता था इसकी वजह से। दिस एडवांसमेंट मेक इट पॉसिबल फॉर विटनेस टू टेस्टिफाई रिमोटली, एंश्योरिंग दैट डिजिटल रिकॉर्ड्स फॉर द सेम सिग्निफिकेंस एज ट्रेडिशनल पेपर डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चेंज आया वो है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड ऑडियो विजुअल हियरिंग। द एम्बिट ऑफ एविडेंस हैज बीन ब्रॉडन टू इंक्लूड स्टेटमेंट गिवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। अपीयरेंस ऑफ विटनेस, एक्यूज्ड पर्सन, एक्सपर्ट्स एंड विक्टिम्स टू डिस्पोज वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन यूजुअल कोर्स। This is a proactive push to give statutory recognition for allowing the reading out of charges of accused, hearing on discharge, examination of witness, recording of evidence in audio-visual means. ये एक welcome change है aimed at mitigating logistical challenges for various stakeholders in terms of cost, time and resources। जो मैंने आपको बताया अभी कि time, cost और resources ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होते थे इस तारीख पे तारीख में, तो ये एक चेंज है। To provide more protection to victim and enforce transparency in investigation related to offense of rape, the statement of victim shall be recorded through audio video means। तो ये भी एक वेलकम चेंज है और ये बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट चेंज था कि बहुत सारी कमिटीज़ ने कहा था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक जो ऑडियो विजुअल या साइंटिफिक जो चेंजेस हैं वो लाने की ज़रूरत है एविडेंस के अंदर, बिकॉज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एविडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, फोरेंसिक का बहुत बड़ा रोल होता है। छोटा सा टेम्परिंग भी पूरे केस को बदल सकता है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होगा तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है विक्टिम्स को। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन ऑर्डर टू कीप पेस विद डिजिटल एरा, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड हैव बीन स्पेसिफिकली ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन BSA। इसके अंदर क्या क्या आएगा? ईमेल, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, locational evidence, voicemail, message stored on the digital device. The BSA provides that such record will have the same legal effect, validity and enforceability as other documents. तो अब जो और डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बराबर ही इनकी इफेक्ट, इनकी वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी होगी। देन आपके एविडेंस एक्ट में, क्योंकि एविडेंस का मतलब तो ये भी है कि पुलिस ने आपको ज़बरदस्ती क्या बुलवा लिया, एडिशन ऑफ कोवर्जन एज एन एक्ट कॉजिंग ए कन्फेशन टू बिकम इरेलेवेंट। कोवर्जन से आपने अगर किसी से कुछ एक्सेप्ट करवा लिया है तो वो भी इरेलेवेंट होगा। अंडर IEA, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रोमिस बाय पर्सन इन अथॉरिटी वर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्ट दैट कुड लीड टू रेंडरिंग ए कंसेशन बाय एक्यूज्ड पर्सन इरेलेवेंट। ये पहले भी था। हाउएवर BSA आल्सो एड कोवर्जन, इसके अंदर कोवर्जन वर्ड भी ऐड किया गया एज एन एक्ट कॉजिंग द इनवैलिडेशन ऑफ कन्फेशन बाय एन अक्यूज्ड। तो पुलिस के सामने आप जो भी बोलते हैं उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है कोर्ट के अंदर। प्लियर बार्गेनिंग इज अ डिफरेंट थिंग। प्लियर बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि आप खुद कहने कि मैं गिल्टी हूँ, इस बेसिस पे, इस एक्सपेक्टेशन पे कि आपको जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे गिल्टी, जो आप मान लेंगे कि आप गिल्टी हैं, तो आपकी सज़ा कुछ कम हो जाए, उसे कहते हैं प्लियर बार्गेनिंग।
दिस अफोर्ड्स ग्रेटर प्रोटेक्शन टू एक्यूज पर्सन बाय एंश्योरिंग, बट प्रिया बार्गेनिंग कहाँ होती है? कोर्ट के सामने होती है, पुलिस के सामने नहीं होती. दिस अफोर्ड्स ग्रेटर प्रोटेक्शन टू एक्यूज पर्सन बाय एंश्योरिंग दैट नो अनड्यू प्रेशर इज अप्लाइड बाय पर्सन इन अथॉरिटी टू इलिसिट कन्फेशन. तो ये भी एक अच्छा चेंज मानेंगे कि कोर्जन जो वर्ड है उसके अंदर इंक्लूड किया गया. देन नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स containing communication between minister and the president of India. This is given in the constitution कि मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में जो एडवाइस दी गई है, बिकॉज वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो यहाँ क्या होता है कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इन दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ है, क्या एक्सचेंज हुआ है, दिस शैल नॉट बी एनक्वायर्ड इन एनी कोर्ट. तो BSA प्रोवाइड दैट नो कोर्ट कैन रिक्वायर प्रोडक्शन बिफोर इट और एनी कम्युनिकेशन बिटवीन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दिस इज अपोज टू इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें बताया गया था कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ है तो उसके लिए कोर्ट डिमांड कर सकता है उस कम्युनिकेशन को. बट यहाँ अब ये वर्ड भी हटा दिया गया. द इंट्रोडक्शन ऑफ सच ए क्रेट ब्लैंच प्रोविजन could lead to abuse of power since administrative actions can go unchecked in the absence of judicial review. तो यहाँ इस प्रोविजन को भी चैलेंज किया जा सकता है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस है. और ओवरऑल अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, फोरेंसिक जो एविडेंसरी वैल्यू है या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है. और इसके क्रिटिसिज्म ये है कि हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फोरेंसिक्स लैब्स नहीं है, ट्रेंड पर्सनल्स नहीं है, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा. और ये काम कैसे हो सकता है? बजट से. इसके लिए चाहिए पैसा, इसके लिए सेंटर और स्टेट दोनों को ही बजटरी प्रोविजन करने होंगे. अभी अगर आप देखें तो हमारे टोटल बजट का 0.8% ऑफ GDP इज एलोकेटेड फॉर द रिफॉर्म्स इन जुडिशरी. इसे बढ़ाने की ज़रूरत है. नाउ लेट अस सी द ओवरऑल क्रिटिसिज्म कि इन तीनों जो लॉज हैं, उनके जो प्रोविजन हमने पढ़े, उनका क्रिटिसिज्म किस किस बात पे हो रहा है. सो these are some grounds on which 3 laws are criticized. So let us discuss them one by one. The first is of course the due process not followed and consultation is not done. Role of ministry is minimal. तो ओपोजिशन की बात को नहीं सुना गया पार्लियामेंट में, ऐसा कहना है बहुत सारे लोगों का कि गवर्नमेंट के पास नंबर्स थे. अभी जो रिजल्ट आए हैं जनरल इलेक्शन के, उससे पहले की ये बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, तो इसमें जो स्टेक होल्डर्स है वाइड कंसल्टेशन उनके साथ नहीं हुआ. इसमें आप बार बार सुनेंगे कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये बोला, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बोला. तो होम मिनिस्ट्री का रोल ज़्यादा दिखाई देता है, लॉ मिनिस्ट्री का रोल इसके अंदर मिनिमल दिखाई देता है. तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है. मोर पावर टू पुलिस, कुछ लोगों का ये एग्जरेशन भी हो सकता है कि इट इज़ मेकिंग अ स्टेट टुवर्ड्स अ पुलिस स्टेट इन इंडिया, कि यहाँ पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रोविज़न देखे जिसके अंदर कस्टडी से रिलेटेड प्रोविज़न थे. उसके बाद अगर आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया पुलिस ऑफिसर को ड्यूरिंग ड्यूटी तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है. इसके अलावा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस shall be the authority to decide whether to apply UAPA or the IPC sections related to terrorism. तो यहाँ से भी कई लोगों का कहना है कि यहाँ पुलिस को ज़्यादा पावर दी गई. लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन फोरेंसिक विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस. फोरेंसिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, बट हमारे पास इस तरह के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. इसके ऊपर काम करने के बारे में भी सरकार को पहले बताना चाहिए था कि हमारा प्लान क्या होगा. मैंडेटरी पनिशमेंट हैज़ लो कन्विक्शन रेट. आपने देखा कि मैंडेटरी पनिशमेंट बहुत सारे प्रोविजन में दी गई है. इसका मतलब ये होता है कि कम से कम इतनी सज़ा तो देनी ही होगी, बट इसका कन्विक्शन रेट हमेशा से लो रहा है और भी लो होने की संभावना है, बिकॉज जजेस वांट डिस्क्रिशन. देन सेडिशन, जिसको लेके ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा कि हमने सेडिशन जो 124A कैपिटल ए जो सेक्शन था उसको रिमूव करने के लिए हमने इसको माइल्ड किया है, हमने ट्रेजन का प्रोविजन यहाँ डाला है, बट यहाँ इसे और ब्रॉड बेस्ड बना दिया गया है. सबवर्सिव एक्टिविटीज़ जैसे वर्ड यूज़ किए गए जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, और अगेन इट इज़ सब्जेक्टिव. तो यहाँ सेडिशन हैज़ मेड ए बैकडोर एंट्री, ऐसा कहना है क्रिटिक्स का. देन इंट्रोडक्शन ऑफ टाइमलाइंस विदाउट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस. इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ क्या मतलब है कि हमारे जजेस के लिए, जजेस की जो वैकेंसीज़ हैं, बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं. हमारे पास 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं. जजेस नहीं है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. लोअर जुडिशरी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. वहाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बहुत कम है. तो ये टाइमलाइन तो आपने दे दी, बस इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग काम होगा, इसके लिए हमें बजटरी एलोकेशन करने पड़ेंगे. दूसरा, चैलेंजेस टू लॉ स्टूडेंट. ये तो खैर
लॉयर्स का कहना है कि कुछ लॉ स्टूडेंट जो फाइनल ईयर्स में, उनके लिए चैलेंज है। जो लॉयर्स हैं, जो केसेस अभी उनके पास जो हैं वो आईपीसी से डील होंगे, पुराने केसेस, बाद के केसेस अलग जो नए लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग डील होंगे। तो अगर आप मर्डर के केस को ही देखें तो अगर वो केस 1 जुलाई से पहले का है तो 302 के हिसाब से डील होगा, 1 जुलाई के बाद का केस है तो 318 के हिसाब से डील होगा, सॉरी 103 के हिसाब से डील होगा। तो इस तरह से लॉ स्टूडेंट के लिए भी अपने आप में एक चैलेंज है ये। हालांकि क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, हमेशा से चेंजेस आते रहते हैं, हर लॉ को सेटल होने में टाइम लगता है, बट ये एक आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सम टर्म्स आर नॉट डिफाइंड और लूजली डिफाइंड। कुछ टर्म्स हैं, ओबियसली किसी भी इतने बड़े एक्ट के अंदर कुछ टर्म्स होंगी जो प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो सकती हैं, बट यहाँ क्रिटिक्स का कहना है कि बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जैसे सबवर्सिव एक्टिविटीज़, इन टर्म्स को डिफाइन करना। जैसे हमने देखा कि सेक्शन 69 के अंदर जो इंटेंशन की बात थी, डिकेटफुल मैरिज या प्रोमिसेस, तो इस इंटेंशन का क्या मतलब है, ये अपने आप में एक सब्जेक्टिव टर्म हो जाती है। वास्ट क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड लॉ कमीशन रिकमेंडेशन नॉट फुली इनकॉर्पोरेटेड। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स आए, जैसे सेडिशन को ले लें आप, तो सेडिशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट अभी भी मैटर सब्जुडाइज हैं, तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया। लॉ कमीशन जो हमारी हैं उनकी वेरियस रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर, उस पर बहुत सारे सजेशन थे जिनको इंक्लूड नहीं किया गया। टॉपिक लाइक्स मार्शल रैप, नॉन कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स एंड जेंडर न्यूट्रल अडल्ट्री नीड अटेंशन। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनको और अटेंशन मिलनी चाहिए थी। इट वॉज लाइक एन मिस्ड अपॉर्चुनिटी जिनके ऊपर ध्यान दिया जा सकता था। हालांकि अभी इसके अंदर फिर से कुछ अमेंडमेंट हो सकता है और वो चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं। सो दिस इज़ अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ दीज 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। तो यहाँ आप इसे देख सकते हैं, और भी अपनी तरफ से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे जैसे ये लॉज सेटल डाउन होंगे तो हमें नई नई चीज़ें निकलने उसमें देखने को मिलेंगी, इनका क्रिटिसिज्म और भी होगा, तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। देन व्हाट इज बीइंग डन ऑन द ग्राउंड टू इम्प्लीमेंट दीज लॉज। द नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन इज बीइंग इंक्रीज्ड, इन्हें बढ़ाया जा रहा है। अभी हमारे देखें तो 17,500 के आसपास हमारे पुलिस स्टेशन हैं, उसको और बढ़ाया जा रहा है ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है पुलिस की वो बढ़े। हमने शुरुआत में देखा कि हमारा पुलिस टू पब्लिक रेशियो अभी भी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे कम है। देन पुलिस स्टेशन डिजिटलाइजेशन, पुलिस स्टेशन का डिजिटलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूज़ के ऊपर जो स्ट्रेस दिया गया है वो तभी मेट्रलाइज हो पाएगा जब पुलिस स्टेशन डिजिटाइज होंगे। तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस ऑफिशियल्स की, जजेस की ट्रेनिंग के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। फॉरेंसिक लैब को बढ़ाने की बात चल रही है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा सेंटर कि जो आप एविडेंस की जो ट्रेल होगी, पूरी चेन ऑफ एविडेंस, उसको स्टोर कहाँ किया जाएगा, उसकी टेम्परिंग ना हो, ये इंश्योर कैसे किया जाएगा, इसके लिए डेटा सेंटर्स की बात चल रही है। और पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर लगभग हर पुलिस स्टेशन अभी काम कर रहा है। पोस्टर से या पब्लिक मीटिंग से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के नए लॉ बने हैं, इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पनिशमेंट है। तो ये सब चीज़ें अभी ग्राउंड पे हो रही हैं। So this is all about the discussion of these 3 laws, which is simple, relevant to your UPSC and PCS syllabus. इससे ज़्यादा आपको सेक्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। Now let us conclude कि कंक्लूजन में आप क्या कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप इसके कंक्लूजन में अब से लेकर अगले 2-3-4 साल तक जब भी ये क्वेश्चन कभी आता है तो उससे कंक्लूजन में बेसिक बात तो आप ये लिखेंगे दैट इट रिक्वायर्स सम रिव्यू। Obviously any law will require review. It will have some judicial interpretations, some legislative interpretation, legislative changes. It will be tested on the constitutional premises. इसमें देखा जाएगा कि पुलिस पावर वर्सेस पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कहीं कोई प्रोविज़न उनके कॉन्ट्रावेंशन में तो नहीं है क्या? सारे प्रोविज़न इस एक्ट के आर इन कन्फर्मेटी विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो धीरे धीरे जब चैलेंजेस होंगे तभी देखा जाएगा, जब केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने आएंगे तब देखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जो भी बातें हमने की हैं अभी वो किस पे हैं, पेपर पे हैं। उन्हें ग्राउंड पे लाने के लिए बजटरी एलोकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये सब बातें आप कंक्लूजन में लिखेंगे। द इम्परेटिव फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज अनडिनाइबल एज इट रिप्रेजेंट ए क्रूशियल स्ट्राइड टुवर्ड्स फॉस्टरिंग मोर इक्विटेबल, जस्ट एंड रेस्पॉन्सिव सोसाइटी। ये हमने शुरुआत में भी बात की कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए और ये एक इस तरह का लॉ है विच इफेक्ट्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए सोसाइटी। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएँ। बाय एड्रेसिंग सिस्टमेटिक फ्लॉज, promoting transparency by use of science and technology, embracing evidence-based practice, these reforms not only safeguard individual rights but also contribute to the broader goal of cultivating a system that upholds the principle of fairness and rehabilitation. Now,
As we navigate the complex landscape of justice, implementing thoughtful reforms becomes not only a moral imperative but a practical necessity for building a society that values dignity of every individual, which is the very much part of Article 21 of the Constitution, and strive towards more perfect, inclusive and compassionate legal framework. So this can be used to make a good conclusion about these three laws. तो यहाँ आप जो मैंने बताया आपको, रिव्यू, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, लेजिस्लेटिव चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमाइज, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस पावर वर्सेस पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेयरनेस एंड रिहेबिलिटेशन, कंपैशनेट लीगल फ्रेमवर्क, तो ये सब बातें हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं. और दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज ऑफ India, that is BNS, BNSS and BSA. So thank you all for joining me and see you in the next class. Bye bye.